हाँ जी, अंकित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमने पहला जो टॉपिक है वर्ण विचार, उसको कंप्लीट किया है, पूरा किया है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो आता है आपका शब्द विचार। शब्द विचार। अब देखिए, जब हम भाषा के अंग पढ़ते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण के बाद भाषा की जो दूसरी इकाई है वह होती है शब्द। आज हम शब्द से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द कहते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक। सार्थक का मतलब है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। योग को या मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। अगर शब्द की कोई सामान्य परिभाषा पूछे तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जैसे मान के चलिए, ये आपका एक वर्ण है का और एक आपका वर्ण है ला, और जब हम दोनों वर्णों को मिलाते हैं तो हमारा शब्द बनता है कल। यानी कि शब्द की शर्त यह है, इसमें दो या दो से अधिक वर्ण होने चाहिए और वर्ण के अलावा उन दोनों का शाब्दिक अर्थ भी होना चाहिए। जैसे अगर हम वापस लिखें, एक लिखें ला, एक लिखें का। हिंदी भाषा में लक कोई भी शब्द नहीं है। लक चूंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसी प्रकार ये शब्द नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका सार्थक अर्थ नहीं है, और बिना सार्थक अर्थ वाली जो ध्वनियां हैं वे शब्द नहीं कही जा सकती। तो आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार वर्ण को भाषा की पहली इकाई या सबसे छोटी इकाई माना जाता है, उसी प्रकार शब्द को अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। आपको याद भी रखना है कि भाषा की अगर बात करें तो प्रथम जो इकाई है वह कहलाती है वर्ण। भाषा की जो दूसरी इकाई है वह कहलाती है शब्द, क्रम के अनुसार। लेकिन बात करें अर्थ के आधार पर, भाषा की पहली इकाई क्या कहलाएगी? शब्द। क्योंकि जो वर्ण होते हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं होता। अर्थ की दृष्टि से बात करें तो ध्यान रखना है आपको, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी या सबसे पहली इकाई क्या कहलाती है? शब्द। उसके बाद एक शब्द और आप पढ़ते होंगे, आपने सुना भी होगा, एक होता है पद। पद किसे कहते हैं? पद हम शब्दों को ही कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है वाक्य में जो प्रयुक्त हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जब हम किसी शब्द को लिखते हैं, जैसे मान के हमने लिखा कमल, इसमें तीन वर्ण हैं, का है, मा है और ला है। इन तीनों वर्णों में भी छोटे आ की ध्वनि शामिल है। ये तो हो गया आपका शब्द। एक शब्द लिखें घर, एक शब्द लिखें जाता और एक शब्द लिखें है। ये पूरा वाक्य बन गया कमल घर जाता है। वाक्य का निर्माण किनसे होता है? शब्दों से होता है। जब इन शब्दों को किसी वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि अब जो कमल है ये शब्द नहीं है, ये क्या है? पद। उसी प्रकार घर भी क्या है? पद। जाता क्या है? पद। और है क्या है? पद। अंतर आपको रखना है, जब हम अलग से लिखें, सिंगल लिखें केवल, तब तो कहलाते हैं शब्द। और जब उन शब्दों को किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो ये तो शब्द की और पद की सामान्य जानकारी। उसके बाद हमारा जो बिंदु है वह है शब्द विचार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शब्द के प्रकारों की। तो देखिए, शब्द मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द के चार प्रकार हैं। चारों प्रकारों का हमने विभाजन किया है वैज्ञानिक दृष्टि से। इसका जो सबसे पहला प्रकार है वह कहलाएगा अर्थ के आधार पर। इसका दूसरा जो प्रकार है वह कहलाएगा आपकी उत्पत्ति, या आप कह सकते हैं इतिहास के आधार पर।
अर्थात किस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका प्राचीन इतिहास क्या है। इसका जो तीसरा प्रकार है वह कहलाएगा, तीसरा जो प्रकार है वह कहलाएगा रचना। रचना का मतलब होता है बनावट। तो शब्द का तीसरा प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर, और शब्द का जो चौथा प्रकार है वह कहलाएगा रूप या आप कह सकते हो प्रयोग के आधार पर। तो आपको याद रखना है कि हमने शब्दों को चार भागों में बांटा है। शब्द चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, तीसरा रचना या बनावट के आधार पर, और चौथा है रूप या प्रयोग के आधार पर। अब इनको एक एक क्रम से इनको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द है वे दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है सार्थक शब्द, और एक शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है निरर्थक शब्द। तो आपको याद रखना है शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर दो प्रकार का है, सार्थक और निरर्थक। अंतर क्या है कि जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वह कहलाएंगे सार्थक, और जिनका कोई भी अर्थ नहीं होगा वह कहलाएंगे निरर्थक। जैसे एक शब्द हम लिखें कमल, तो कमल का तात्पर्य या तो किसी फूल विशेष से या फिर किसी व्यक्ति से के नाम से हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। अगर हम कोई शब्द लिखें, जैसे हम लिखें लमक, तो लमक हिंदी व्याकरण में हिंदी शब्द को उसके अंतर्गत कोई भी शब्द नहीं है। तो जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलेगा वे कहलाएंगे निरर्थक, और जिन शब्दों का अर्थ निकलेगा वे कहलाएंगे सार्थक। उसके बाद बात करें, इस सार्थक को भी हमने चार भागों में बांटा है। सार्थक शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ होता है वे कहलाते हैं एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे जल है, जल का एक ही अर्थ है, जल का संबंध पानी से, नीर से। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें कहा जाता है अनेकार्थी। जैसे शब्द है हरि, हरि भगवान विष्णु को कहा जाता है, हरि सिंह को कहा जाता है, हरि शिव को भी कहा जाता है, उसके अनेक अर्थ हैं। जैसे एक शब्द हम लें, यहाँ पर बात करें कर, एक शब्द है। अब देखिए कर माने हाथ होता है, कर माने करण होती है, कर माने करना होता है, और कर माने जो टेक्स्ट हम जिसको कहते हैं वह कर होता है। शब्द एक है जिसकी इसके अर्थ वो कैसे अनेक। एक आरती की बात चले, जैसे जल है, तो जल का सीधा संबंध है एक ऐसा तरल पदार्थ जो आमतौर पर हमें पीने के काम में आता है, जिसका एक अर्थ निकले वह एकार्थी, और जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं वह अनेकार्थी। उसके बाद इसका जो तीसरा है वह कहलाता है विलोमार्थी, जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं, जैसे हम कहें दिन, और दिन का विपरीत का हो जाएगी रात। तो विलोम या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द कहलाएंगे विलोमार्थी या विलोमार्थक कहेंगे। और इसका चौथा जो हिस्सा है वह कहलाएगा समानार्थी। समानार्थी का मतलब है समान अर्थ देते हैं, और हिंदी व्याकरण में जो पर्यायवाची हैं उन्हें समानार्थी कहा गया है। जैसे हमने कुछ, हाँ, जैसे हमने शब्द का सूर्य, अब सूर्य को हम दिनकर कहते हैं, रवि कहते हैं, भास्कर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भानु कहते हैं। सारे के सारे शब्द अलग अलग हैं लेकिन वे समान अर्थ देते हैं। उन सभी का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। इसी कारण बात करें सार्थक जो शब्द हैं वो चार प्रकार के हैं। एकार्थी जिनका एक अर्थ होता है, अनेकार्थी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, विलोम शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं, और चौथा है समानार्थी या पर्यायवाची। ये जो हमने वर्गीकरण पढ़ा है यह सार्थक शब्दों का पढ़ा है। तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार के सार्थक और निरर्थक। यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ के आधार पर सही है। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, या फिर ये पूछा जाएगा कि निम्न में से सार्थक कौन सा है, निरर्थक कौन सा है। आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे ये शब्द इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, ये कहलाएगा सार्थक, और जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वह कहलाएगा निरर्थक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस शब्द का जो दूसरा प्रकार है वह होता है उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर।
उत्पत्ति का मतलब है हिंदी भाषा में जो शब्द हैं, आपने ये भी पढ़ा है, सबसे पहले संस्कृत थी, वह दो भागों में थी, वैदिक और लौकिक। उसके बाद वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक के बाद आपकी पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो उस समय कुछ ऐसे शब्द थे जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते थे, वे जो शब्द आज भी हिंदी भाषा में जो के तो प्रयुक्त किए जाते हैं और ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के या मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एक शब्द जैसे हम लिखे अग्नि, एक शब्द हम लिखे जैसे दुग्ध, ये जो दोनों शब्द है ये संस्कृत भाषा के, और आज भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत किया जाता है। इसका दूसरा जो प्रकार है वह कहलाएगा तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो प्राचीन काल में संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे लेकिन वर्तमान में उनके रूप में परिवर्तन हो चुका है, अर्थात संस्कृत भाषा से आए हुए वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तन के कारण प्रयुक्त किए जाने लगे। जैसे अग्नि आपका तत्सम शब्द है तो अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग। उसी प्रकार दुग्ध आपका तत्सम है और दूध का तद्भव हमने बना लिया दूध बना लिया। तो हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। सबसे पहला शब्द है तत्सम जो कि संस्कृत भाषा के हैं, दूसरा है आपका तद्भव जो कि स्वयं हिंदी भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के से रूप परिवर्तन के बाद उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इनका जो तीसरा प्रकार है वह कहलाता है देशज शब्द। अब देखिए जो प्राचीन भारतीय भाषा है या जो हमारी क्षेत्रीय बोलियां हैं, उन क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों को जो के तो हिंदी में शामिल कर लिया गया है। जो हमारी देसी ग्रामीण भाषा के शब्द हैं वह कहलाएंगे देशज शब्द। जैसे खुरपा है, परात है, बूट है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सीधे सीधे देसी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से या दूसरे देश की भाषाओं से हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और वे शब्द कहलाते हैं विदेशज शब्द। हिंदी की बात करें तो हिंदी में लगभग 3000 अरबी, 3500 फारसी और लगभग 2500 या 2500 से लेकर 3000 तक अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉलेज शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है, हमने उसको सीधा हिंदी में ग्रहण कर लिया है। जैसे टिकट है, अंग्रेजी भाषा का है, सीधा हिंदी में ग्रहण कर लिया। और भी बहुत सारी अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इन सभी भाषाओं के जो शब्द जैसे चाय चीनी भाषा का शब्द है, हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया। बहुत सारी भाषाओं के शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। उसके बाद इसका जो पांचवा प्रकार है वह कहलाता है संकर। पांचवा प्रकार कहलाता है संकर शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे एक शब्द है टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का है और घर हिंदी भाषा का है। अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो वे शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो इतिहास है, वह दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो आपको दोबारा से देखना चाहिए कि हमने शब्दों को उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर 5 भागों में बांटा है। तत्सम जो संस्कृत भाषा के शब्द थे वे ज्यों के तो हिंदी में अपनाए गए। दूसरे शब्द हैं तद्भव जो संस्कृत भाषा के तो थे लेकिन रूप परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। तीसरा है देशज, भारत की क्षेत्रीय बोलियों से देसी भाषाओं से शब्द जो हिंदी में आए हैं वे कहलाते हैं देशज। दूसरे देश की भाषाओं के शब्द कहलाते हैं आपके विदेशज। और दो या दो से अधिक भाषाओं के जो शब्द हैं वह कहलाएंगे संकर शब्द। एक बार फिर आपको याद रखना है कि हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। शब्द विचार को 4 भागों में बांटा था, हमने 2 पढ़े। एक हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर और एक उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। तीसरे जो शब्द हैं वो कहलाते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट का अर्थ है जिन शब्दों की बनावट किस किस प्रकार से शब्द बने,
तो ये शब्द तीन प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। एक शब्द होता है रूढ़ शब्द, एक होता है आपका यौगिक शब्द, और एक होता है आपका योग रूढ़। देखिए क्या अंतर है। तो ऐसे शब्द जिनका निर्माण प्राचीन काल में ही हो गया, जिनका निर्माण लगातार निरंतर चलता आ रहा है, और उनके बनावट की या उनकी रचना की हमें कोई भी जानकारी नहीं है, वे या तो मूल शब्द कहलाते हैं, और मूल शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द हम लिखें जल, अब जल का जो उल्लेख है वो प्राचीन भाषा से ही होता आ रहा है, हमें नहीं पता कि सबसे पहले जल का प्रयोग किसने बार किया, तो ये जो शब्द वो कहलाएंगे रूढ़ शब्द। तो प्राचीन काल से चले आ रहे जो मूल शब्द हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। रचना के आधार पर दूसरा भेद है इसका यौगिक शब्द। अब बात करते हैं हम यौगिक शब्द की। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे हम कहें विद्यालय, इसमें दो शब्द हैं, एक है इसमें विद्या, एक है आलय यानी कि घर। तो विद्या का जो घर है उसे विद्यालय कहा जाता है, जबकि विद्या शब्द अलग है और आलय शब्द अलग है। हम कहें रसोई घर, रसोई शब्द अलग है, घर शब्द अलग है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हिंदी भाषा में यौगिक शब्द कहा जाता है, जबकि जो मूल शब्द हैं जिनका निर्माण स्वयं अपने से हुआ है वे रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। रचना या बनावट के आधार पर तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिस प्रकार यौगिक बनते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो विशेष निकलता है। यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की परिभाषा एक ही है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक या योग रूढ़ कहते हैं। लेकिन आपको योग रूढ़ में याद रखना है विशेष, इन शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हम आमतौर पर जब हम एक समास पढ़ते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, समास है आपका बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सारे की सारे किसमें आएंगे, योग रूढ़ शब्द। जैसे उदाहरण लगे गजानन, एक शब्द है गजानन, इसमें दो शब्द हैं, एक है गज और एक है आनन। गज माने होता है हाथी, आनन माने मुख, अर्थात जिसका जो मुख है वह हाथी के समान है, या हाथी वाला जो मुख है, और हाथी वाला मुख माना जाता है भगवान श्री गणेश का। इसमें जो विशेष अर्थ निकलता है वह निकलता है गणेश। तो गज और आनन दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनता है और उस शब्द का विशेष अर्थ निकलता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन है, 10 प्लस आनन, ये रावण के लिए प्रयुक्त होता है। चतुर्भुज, चार भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, यानी कि सारे के सारे जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वे योग रूढ़ कहलाते। क्लियर है। उसके बाद देखिए, तो हमने पढ़ा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद आइए चलते हैं अपने अंतिम चरण की तरफ, और उसका नाम है रूप या प्रयोग के आधार पर। हिंदी भाषा में शब्दों को रूप या प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है वह कहलाता है विकारी शब्द, और इसका जो दूसरा भाग है वह कहलाता है अविकारी शब्द। एक है आपका विकारी शब्द और एक है आपका अविकारी। देखिए क्या अंतर है, आपने पढ़े भी होंगे कि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, क्रिया या कारक, लिंग, वचन, काल, क्रिया के आधार पर जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे जो शब्द हैं वे बिना परिवर्तन के रहते हैं। देश, काल, परिस्थिति, कारक का, लिंग, वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी। और अविकारी शब्दों को ही हम कहते हैं अव्यय, अर्थात जिनका व्यय नहीं होता। दूसरे जो शब्द हैं वे कहलाते हैं
विकारी, जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वह कहलाएंगे विकारी। जैसे एक शब्द हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे संज्ञा है आपका, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये जो चारों शब्द हैं, चाहे कोई संज्ञा शब्द हो, संज्ञा तीन प्रकार की, जैसे चाहे कोई सर्वनाम हो, चाहे कोई क्रिया, चाहे कोई विशेषण, ये चारों प्रकार के शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद जिन शब्दों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग, वचन, काल, कारक का, ये कहलाते हैं अविकारी। अमान्य नहीं, विकारी जिसमें कोई विकार नहीं होता है। इनका दूसरा रूप होता है अव्यय, और आपने पढ़ा भी होगा अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अव्यय माना जाता है क्रिया विशेषण, जो क्रियाओं की क्या बताते हैं, विशेषता बतलाते हैं। इसका दूसरा रूप है संबंध बोधक, ये अव्यय है। इसका तीसरा रूप है समुच्चय बोधक, समुच्चय, और इसका चौथा जो रूप उसका नाम है विस्मय आदि। तो इन अव्ययों को या क्रिया विशेषण, इनको अविकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से आपके चार प्रकार के शब्द होते हैं। एक बार हम इसका अपना रिवीजन करेंगे ताकि ये जो शब्द हैं आपकी दिमाग में या आपकी मानसिक स्थिति में अच्छे से बैठ जाएं। तो देखिए, हमने पहला जो टॉपिक था वर्ण विचार, वर्ण विचार के बाद आपका जो दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वह प्रारंभ होता है शब्द विचार। आपसे अगर कोई पूछे कि शब्द किसे कहते हैं, एक सामान्य सी और छोटी सी परिभाषा आपको बतानी है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण, भाषा की दूसरी इकाई क्या होती है, शब्द, और आपसे पूछे भाषा की तीसरी या सबसे बड़ी इकाई, तो आपका उत्तर होगा वाक्य। तो वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तो सामान्य प्रश्न है। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ के आधार पर, आपको याद रखना है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, शब्द, क्योंकि वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। वर्ण केवल ध्वनियां हैं, स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जब इन ध्वनियों को पास पास लाया जाता है, उनका समूह बनाया जाता है, और उनके सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। उसके बाद हमने बातें की थी पद के बारे में। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पद कहा जाता है। अगर हम सीधा लिखेंगे सिंगल तो वो शब्द कहलाएगा। अगर उन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो वे की सारे के सारे जो शब्द हैं अपना रूप परिवर्तन कर क्या कहलाएंगे, पद। उसके बाद बात आती है शब्दों के वर्गीकरण की, शब्दों के प्रकारों की। तो हमने शब्दों के प्रकारों को या हिंदी व्याकरण में शब्दों के वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। कौन कौन से प्रकार हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर, एक है उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, एक होता है रचना या बनावट के आधार पर, और एक होता है रूप या प्रयोग के आधार पर। तो शब्द कितने प्रकार के, चार, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग या रूप के आधार पर। सबसे पहले हमने पढ़ा है अर्थ के आधार पर वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। जिनका कोई अर्थ नहीं होगा वह कहलाएंगे निरर्थक, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होगा वह कहलाएंगे सार्थक। सार्थक शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी जिनका एक अर्थ होता है, अनेकार्थी जिनके अनेक अर्थ होते हैं, विलोमार्थी जो विपरीत अर्थ देते हैं, और समानार्थी जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं जो समान अर्थ देते हैं। ये हो गए अर्थ के आधार पर। अब बात करें उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर भी चार प्रकार, पांच प्रकार के हैं। तत्सम जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं, तद्भव जो संस्कृत के तो हैं लेकिन रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में आए हैं, जो देसी भाषाओं से मिले वे कहलाएंगे देशज शब्द, जो दूसरी भाषाओं से आए हैं वे कहलाएंगे विदेशज शब्द, और जो दो भाषाओं के योग से बने हैं वे कहलाएंगे संकर शब्द। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि यौगिक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, और संकर है जो दो भाषाओं से मिलकर बना है। उसके बाद हमने बात की रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द।
जो प्राचीन काल से परंपरागत चले आ रहे हैं, जिन्हें मूल शब्द कहते हैं, वे कहलाएंगे रूढ़, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वे कहलाते हैं आपके यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं लेकिन वे विशेष अर्थ अगर प्रकट करेंगे तो विशेष अर्थ वाले शब्दों को कहा जाएगा योग रूढ़ शब्द। और चौथा जो प्रकार है, अंतिम जो प्रकार है, वह कहलाएगा रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द निम्न प्रकार के हैं। एक है विकारी, जिनमें कारक काल लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है, और दूसरा अविकारी, जिसे अव्यय भी कहते हैं। रूप लिंग कारक काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। विकारी में आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी में आएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से आपका जो शब्द विचार था, तो मेरी आशा है कि आप इस टॉपिक को भली भांति समझ गए होंगे, और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। हिंदी व्याकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।